हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर 3B सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं, जिसका ये पार्ट 4 है, जिसमें हम लोगों का डिजीज़ का नाम रहने वाला है स्ट्रोक। स्ट्रोक को हम ब्रेन अटैक के नाम से भी जानते हैं। तो कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रोक का, क्या स्ट्रोक होता है। एंड यहाँ सिलेबस में अगर नज़र डालें तो अभी तक हम लोग एपिलेप्सी पढ़ चुके हैं, पार्किंसंस पढ़ चुके हैं, अल्जाइमर्स पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 4 में स्ट्रोक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड स्ट्रोक होता क्या है ये आपको समझना है, ठीक है। चलो, तो स्ट्रोक को हम लोग ब्रेन अटैक भी कहते हैं। स्ट्रोक को क्या कहते हैं? जैसे आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, MI को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को क्या कहते हैं? तो हार्ट अटैक भी कहते हैं। हार्ट अटैक, काफ़ी लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक को भी कह देते हैं ब्रेन हार्ट से जुड़ा हुआ है, नहीं। स्ट्रोक इज द ब्रेन स्ट्रैक, ब्रेन अटैक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सब लोग बताओ। तो इसको हम लोग ब्रेन अटैक के नाम से जानते हैं। स्ट्रोक को किस नाम से जानते हैं? ब्रेन अटैक के नाम से जानते हैं। हाँ, ब्रेन पर अटैक होता है, ठीक है। क्या होता है समझते हैं। स्ट्रोक समटाइम्स कॉल्ड अ ब्रेन अटैक, ब्रेन अटैक कहलाता है। occurs when something blocks blood supply to part of the brain or when blood vessels in the brain bursts। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे आपको ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई जा रहा है, किसी न किसी ब्लड वेसल्स के द्वारा जा रहा है, अचानक से उस ब्लड वेसल्स में, मान लो ये आपका ब्रेन है, मान लो ये आपका ब्रेन है, राइट, ये आपका ब्रेन है और इसमें एक ब्लड सप्लाई जा रही है और वो ब्लॉक हो जाए अचानक से। तो ब्लॉक होने की वजह से होगा क्या? ब्लॉक होने की वजह से सबसे पहली बात है, यहाँ ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगा। ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगा, यहाँ पे जो आपके ब्रेन सेल्स हैं वो डेड होने लग जाएंगे। एंड यहाँ पर अगर ज़्यादा देर तक ब्लॉकेज रहा तो यहाँ पर ब्लड आने लग जाएंगे, तो प्रेशर बढ़ेगा एंड अचानक से ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगा, ये क्या कहते हैं, जो वेसल्स हैं, नलिकाएं हैं, ब्रस्ट कर जाएंगी। ब्रस्ट मतलब फट जाना, नस फट जाना कहते हैं ना। तो उस कंडीशन में इंसान को बहुत दिक्कत हो जाएगी, इंसान मर भी सकता है, ठीक है, लकवा वगैरह मार देता है। यही कंडीशन आपका सॉरी यही कंडीशन आपका क्या कहलाता है? स्ट्रोक कहलाता है। क्या बोला मैंने? स्ट्रोक समटाइम्स कॉल्ड ब्रेन अटैक। ये कब होता है? ऑकर्स व्हेन समथिंग ब्लॉक्स ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाए। किस तरीके से? तो क्या टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के किसी हिस्से तक ब्लड सप्लाई, पूरे ब्रेन में नहीं, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ब्लड वेसल्स तक ब्लड सप्लाई जाता है। तो कोई एक ब्लड वेसल्स में भी ऐसा दिक्कत आएगा तो पार्ट ऑफ ब्रेन तक में दिक्कत होगी एंड वहाँ पर ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट मतलब होता है फटना, वो फट जाएगा, नस फटना, समझते हो ना? हाँ, ठीक है। हाँ, कह रहा है विदाउट ऑक्सीजन, अगर जो ब्लड सप्लाई रुक गई तो बिना ऑक्सीजन के ब्रेन सेल्स एंड टिश्यूज बिकम डैमेज्ड, ब्रेन के सेल्स और टिश्यूज उस हिस्से का क्या हो जाएगा? डैमेज होने लग जाएगा एंड बिगिन टू डाई विद इन मिनट्स। और कुछ मिनट्स के अंदर, अगर एक दो मिनट तक ऐसा रह गया तो फिर ब्रेन सेल्स डेड होने लग जाएंगे, ठीक है। हाँ, स्ट्रोक ऑकर्स, स्ट्रोक क्यों होता है? ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, यानी रक्त आपूर्ति में रुकावट, यानी कि ब्लड सप्लाई जो हो रहा है उसमें कहीं रुकावट आ गई, उस वजह से स्ट्रोक होता है। टू द लीडिंग टू द ब्रेन डैमेज, जिससे मस्तिष्क की क्षति होती है। तो समझ में आया स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक को ब्रेन अटैक कहते हैं। ब्रेन अटैक में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, कई बार ये कुछ भी किसी भी कारण से, मान लो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल की वजह से यहाँ प्लेक बन गया। कहाँ चला गया मेरा पेन? पेन, हाँ, कोलेस्ट्रॉल की वजह से मान लो ये ब्लड वेसल्स है, अथेरोस्क्लेरोसिस समझते हो ना, प्लेक बन गया, प्लेक बनने की वजह से रास्ता रुकावट हो गया और वहाँ क्लॉट भी बन गया, तो इसकी वजह से ब्लॉक हो सकता है। तो ब्लॉक होने के अलग अलग कारण हैं, आगे पढ़ेंगे। तो वहाँ पर आपका ब्रेन सेल डैमेज होने लग जाता है और कुछ मिनट के अंदर डाई भी होने लगता है और वो ब्लड वेसल्स के ज़्यादा प्रेशर होने के कारण ब्रस्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन को स्ट्रोक या ब्रेन अटैक कहते हैं, ठीक है। और ये मेनली होता है इंटरप्शन टू ब्लड सप्लाई, है ना। ब्रेन हेमरेज, हाँ हाँ, ब्रेन हैमरेज, नस फट जाने को ही ब्रेन हैमरेज। हैमरेज का मतलब होता है कहीं पे भी ब्लड का लीकिंग होना,
है ना। तो ब्रेन हैमरेज में ब्लड वेसल्स लीक कर फट गया तो वहाँ से ब्लड लीक करने लग जाता है, तो उसको हैमरेज कहते हैं। देखो यहाँ पे पढ़ोगे टाइप्स ऑफ स्ट्रोक में, एक होता है इस्चीमिक स्ट्रोक, एक होता है, जरूरी नहीं कि हर जगह नस फट जाए, किसी में नस नहीं फटता है। तो जो एक होता है इस्चीमिक स्ट्रोक और एक होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो इस्चीमिक स्ट्रोक यानी खून का थक्का बनने से, खून का थक्का बन गया, नैरोड और ब्लॉक्ड आर्टरीज ऑफ द ब्रेन रिड्यूस ब्लड फ्लो, यानी कि जो ब्लड को नस पहुंचा रहा है। देखो यहाँ पे इस्चीमिक स्ट्रोक का फोटो दिखाया हुआ है, यानी कि जो ब्लड को, ये देखो देखो जो ब्रेन है, ब्रेन में ये जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लॉट बन गया, यहाँ देख रहे हो क्लॉट बन गया, जिस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस्चीमिया हो जाएगा। इस्चीमिक मतलब हमने बताया था, इस्चीमिया मतलब है लो ब्लड सप्लाई टू द पार्ट, एनी पार्ट ऑफ बॉडी, है ना, बॉडी पार्ट तक, किसी बॉडी पार्ट तक अगर जो लो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो उस वजह से भी दिक्कत होगी। तो अगर क्लॉट बन गया या फिर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो गया, ब्लड सप्लाई रुक गया, तो उस वजह से थोड़ा सा कम, ऐसे नहीं तो दोनों तरफ से ब्लड सप्लाई जाता, देख रहे हो, लेकिन एक तरफ रुका है तो इंसान तुरंत मर नहीं जाएगा, लेकिन एक तरफ रुका है तो यहाँ पर इस्चीमिक स्ट्रोक कहलाएगा। इस्चीमिक स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ बताओ, तो लो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होगा, तो हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या हो जाता है कि आपका हेमरेज हो गया, हेमरेज मतलब नस फटना, ब्लड लीक करने लगना, तो यहाँ देखो नस फट गया, ब्लड लीक होने लग जाता है। एंड एक होता है ट्रांजिएंट इस्चीमिक अटैक, इसमें आपका मेन रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है, जंक्शन देख रहे हो, जंक्शन ही ब्लॉक हो जाता है, तो ये सबसे खतरनाक होता है, ये भी खतरनाक होता है क्योंकि ब्लड सप्लाई एकदम से रुक जाएगा। तो ये बोल रहा है इस्चीमिक स्ट्रोक खून का थक्का बनने से होता है। नैरोड, देखो खून का थक्का बन गया, ब्लॉक्ड आर्टरीज जिससे कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है ना। हाँ, फिर है हेमोरेजिक स्ट्रोक रक्तस्राव से, तो रप्चर हो जाना या तो लीकिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स से लीक करने लग जाना ब्लड। ब्रेन ड्यू टू हाइपरटेंशन, हो सके बहुत ज़्यादा उच्च रक्तचाप हो जाए, बहुत ज़्यादा हाई, किस किस कारण हो सकता है, हाई बीपी की वजह से हो सकता है। मान लो किसी का 190 200 बीपी चल गया, 180 बीपी लगातार रह रहा है, तो उससे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वेसल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो उसकी वजह से लीक कर सकता है। या तो ओवर ट्रीटमेंट विथ एंटीकोएगुलेंट, है ना। तो ये सब चीज़ें अलग अलग कारण हो सकती हैं। अब देखो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्यों होता है स्ट्रोक, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है हाई बीपी इज द इमरजेंसी सिचुएशन, बहुत ज़्यादा हाई बीपी है तो उस कंडीशन में कुछ भी हो सकता है भाई, कहीं का भी नस फट हो सकता है, तो दिक्कत हो सकती है ना। हाँ चलो, हाँ चलो, तो ईटियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक, चोट लगने की वजह से भी हो जाता है, वेरी गुड। तो अथेरोस्क्लोसिस में जैसे हो जाता है, अथेरोस्क्लोसिस समझो बात को, तो नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, धमनियों का संकुचन, धमनियों के संकुचन, यानी आर्टरीज के नैरो होने की वजह से, यानी आर्टरी में हो सके कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, मान लो ये आर्टरी है, इस तरीके से फैला हुआ है तो रास्ता क्लियर है, लेकिन अगर आर्टरी संकुचित हो जाए, एक जगह पर आर्टरी संकुचित हो जाए, यहाँ देखो मान लो सिकुड़ गया, तो उससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, तो वो भी एक कारण हो सकता है इस्चीमिक स्ट्रोक का। थ्रोम्बोसिस होना, थ्रोम्बोसिस का मतलब है क्लॉट फॉर्मेशन इन द ब्रेन वेसल्स, यानी दिमाग में थक्का बन जाना, कहने का मतलब है कि ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रोम्बस बन जाना थ्रोम्बोसिस कहलाता है, ठीक है। अब ब्रेन के ब्लड वेसल्स के अंदर ही नहीं, जरूरी कहीं पे भी आपका ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रोम्बस बन जाएगा। थ्रोम्बस का मतलब ये होता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। एंड थ्रोम्बोसिस इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड क्लॉट फॉर्म्ड इन द ब्लड वेसल्स, यानी कि थ्रोम्बोसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बन जाता है, जबकि ये अच्छी चीज़ नहीं है, थ्रोम्बस क्या अच्छी चीज़ है नहीं, है ना। जैसे अमन त्रिपाठी जी कह रहे हैं यस सर मेरा क्लॉट ही बना था, हो सकता है थ्रोम्बोसिस में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, हो सकता है। अब एक होता है एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म एक कारण हो सकता है, क्लॉट फ्रॉम हार्ट ब्लॉक ब्रेन वेसल्स, दिल से आया था, दिल से आया मतलब कहता है क्लॉट फ्रॉम हार्ट ब्लॉक्स ब्रेन वेसल्स, कहने का मतलब है कि जो एम्बोलिज्म में क्या होता है कि जो हार्ट से ब्लड वेसल्स डायरेक्टली ब्रेन तक आ रहा है वो वाला ब्लॉक हो जाए, वो वाला ब्लॉक हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग एम्बोलिज्म कहते हैं, ठीक है। और एयर वगैरह आ जाने की वजह से भी होता है, ठीक है। हाइपरटेंशन, तो हाई ब्लड प्रेशर सबसे कॉमन कारण यही है, सबसे कॉमन कारण स्ट्रोक का यही है कि भाई बहुत ज़्यादा उच्च रक्तचाप हुआ तब। एन यू क्या कहते हैं, एन्यूरिज्म रप्चर यानी वेसल्स रप्टिंग, यानी कि वेसल्स ब्रस्टिंग यानी नस का फटना,
है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एन्यूरिज्म रप्चर कहते हैं, एन्यूरिज्म रप्चर कहते हैं, जो कि आपका क्या हो जाता है, एन्यूरिज्म रप्चर, यानी कि यहाँ पे वेसल्स फट जाते हैं, नस फट जाता है। सर क्लॉट तो कहीं भी बन सकता है, तो उस समय क्लॉट को क्या कहा जाए, थ्रोम्बस, थ्रोम्बस, थ्रोम्बस होता है, थ्रोम्बस बनना उसको कहते हैं। हेड इंजरी, जैसे सर में चोट लग जाए, कोई बच्चा बोला ट्रॉमा टू ब्रेन, हाँ सिर की चोट की वजह से हो सकता है। एंटी कोएगुलेंट ओवरडोज, हाँ अगर कोई एंटी कोएगुलेंट यानी एक्सेस ब्लड थिनिंग दवाई, दवा की अधिक मात्रा, ब्लड थिनिंग वाली दवाएं ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो उस कंडीशन से भी हो सकता है, जैसे क्लोपिडोग्रिल वगैरह का ओवरडोज ले लेने की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या पढ़े सुनो। स्ट्रोक, स्ट्रोक को हम ब्रेन अटैक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो ब्रेन तक है वो किसी कारण से ब्लॉक हो जाती है, या फिर ब्लड वेसल्स कई बार हो जाता है ब्रस्ट भी कर जाता है। विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ब्रेन सेल्स तक अगर लंबे समय तक ऑक्सीजन, मतलब कुछ देर तक ऑक्सीजन नहीं जाता है तो सेल डैमेज होने लग जाता है और कुछ मिनट में वो डाई भी होने लग जाता है। स्ट्रोक मेनली ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन के कारण होता है एंड यहाँ ब्रेन डैमेज देखने को मिलता है। टाइप्स है इस्चीमिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक, मेनली दो टाइप होता है, आगे एक और भी होता है लेकिन मेन दो पढ़ना है। इस्चीमिक स्ट्रोक खून का थक्का बनने से हो जाता है, यानी कहीं पे भी ब्लॉकेज हो गया जिस वजह से लो ब्लड सप्लाई हो गया। हेमोरेजिक में ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाते हैं, ब्लड के लीक करने की वजह से होने वाले स्ट्रोक को कहते हैं। ईटियोलॉजी, तो एथेरोस्क्लोसिस, एथेरोस्क्लोसिस मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन। एथेरोस्क्लोसिस मतलब हमने पढ़ाया हुआ है कि एथेरोस्क्लोसिस का मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल का प्लेक बन जाना, है ना, कोलेस्ट्रॉल का प्लेक बन जाना, जिससे कि रक्त थोड़ा सा स्राव, रक्त का फ्लो जो है, ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा, कारण क्योंकि रास्ता नैरो हो जाता है। थ्रोम्बोसिस यानी क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा ब्रेन वेसल्स के अंदर। एम्बोलिज्म यानी कि जो हार्ट से ब्लड आ रहा है, ब्लड वेसल्स आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाना। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर सबसे कॉमन कारण है, सबसे ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर सबसे कॉमन कारण है। ठीक है, हाँ। एन्यूरिज्म क्या कहते हैं, एन्यूरिज्म रप्चर यानी ब्लड वेसल्स का ही रप्चर हो जाना, ब्रस्ट कर जाना, नस फटना। हेड इंजरी या तो एंटीकोएगुलेंट के ओवरडोज के कारण हो सकता है। अब ये पैथोजेनेसिस कैसे होता है, कैसे होता है, देखो कह रहा है स्ट्रोक्स स्टार्ट ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई। स्ट्रोक स्टार्ट कैसे होते हैं, तो स्ट्रोक जो है स्टार्ट्स ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन यानी रक्त आपूर्ति में रुकावट और ब्लीडिंग, रक्त स्राव इन द ब्रेन। कहने का मतलब है कि स्ट्रोक यानी स्ट्रोक जो है स्टार्ट होता है ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई में रुकावट की वजह से, रक्त आपूर्ति में रुकावट की वजह से। ब्लीडिंग यानी रक्त स्राव इन द ब्रेन। ठीक है, हाँ, ब्रेन में रक्त स्राव को क्या कहते हैं की वजह से हो सकता है। फिर है इस्चीमिक स्ट्रोक, इस्चीमिक स्ट्रोक पता है ब्लड वेसल्स इज ब्लॉक्ड बाय अ क्लॉट, ब्लड वेसल्स किसी तरह से क्लॉट की वजह से ब्लॉक हो जाए तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज सप्लाई स्टॉप, ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन और ग्लूकोज का सप्लाई रुक जाएगा तो एनर्जी बनेगी कैसे, है ना, एनर्जी बनेगी कैसे, है कि नहीं। हाँ, फिर है हेमोरेजिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, नस का फटना, है ना, नस का फटना, ब्लीडिंग इन ब्रेन टिश्यूज, ब्रेन टिश्यूज में ब्लीडिंग होना, ये आपका हेमोरेजिक स्ट्रोक कहलाता है। हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या कहलाता है, तो क्या कहते हैं, नस का फटना, यानी कि आपका कह सकते हो रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, नस का फटना, ब्लीडिंग इन द ब्रेन टिश्यूज, ये हेमोरेजिक स्ट्रोक कहलाता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन कॉज न्यूरोनल इंजरी, न्यूरॉन क्षति कई बार हो जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। देखो कारण अलग अलग हो सकता है, इस्चीमिक में क्लॉट बन गया, ब्लड सप्लाई रुक कम हो गया, हेमोरेजिक में हैमरेज हो गया, ब्लड वेसल्स रप्चर हो गया, तो आपका क्या कहते हैं, ये क्या ब्लीडिंग होने लग गया ब्रेन में, तो उसकी वजह से क्या होता है ऑक्सीजन की कमी होती है जिससे न्यूरॉन्स की क्षति हो जाती है, न्यूरोनल इंजरी। एंड आपको मैंने बताया न्यूरॉन जो क्षति हो गया, डिजेनरेट हो गया, वापस से बन नहीं सकता, यानी आप समझ सकते हो कि कितना गंभीर होगा। न्यूरोनल इंजरी हो गई, लीड्स टू ब्रेन सेल डेथ, जिससे कि ब्रेन सेल डेथ होने लग जाते हैं, मस्तिष्क की कोशिकाओं की मृत्यु होने लग जाती है। रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, जिससे कि ब्रेन फंक्शन सही से नहीं कर पाता है, ब्रेन का कार्य रुक जाता है, जिससे पैरालिसिस, लकवा, पैरालिसिस, लकवा यहीं से मारता है, लकवा, है ना, हाँ, स्पीच
प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, मेमोरी लॉस, याददाश्त में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। अमन त्रिपाठी करें, इस्चीमिया का मतलब होता है मेरे दोस्त कहीं पे भी ब्लड सप्लाई कम होना, लो ब्लड सप्लाई को इस्चीमिया कहते हैं, ठीक है। हाइपोक्सिया मतलब लो ऑक्सीजन लेवल, और इस्चीमिया मतलब है लो ब्लड सप्लाई, ठीक है। हाँ चलो भाई, तो ये आपका इस्चीमिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक चीज़ों को आप समझ गए कैसे क्या होता है। अब है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सिम्टम्स, यानी कि इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स। सडन वीकेंस और पैरालिसिस, अचानक कमजोरी या लकवा, फेस, आर्म, लेग, यूजुअली वन साइड ऑफ द बॉडी, एक तरफा खास करके, यानी कि अचानक से वीकनेस हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है, अचानक कमजोरी या लकवा मारना, जिसमें आपका फेस, अगर मान लो देखो आपको मैं बताता हूँ ब्रेन का कॉन्सेप्ट, ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ये भी सेरिब्रल एक ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन को दो हिस्सों में बांटा गया है, ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये तो आपका एक तरफ हो जाता है, ये वाला लेफ्ट हो गया, ये वाला राइट हो गया। तो अगर लेफ्ट साइड में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो राइट साइड बॉडी का, ये बॉडी का राइट साइड कंट्रोल खत्म, क्योंकि लेफ्ट साइड से राइट कंट्रोल होता है, राइट साइड से लेफ्ट कंट्रोल होता है, तो वन साइडेड होता है कि अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक इधर आया लेफ्ट साइड में, तो आपका राइट साइड का बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देगा, है ना। एंड अगर राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कोई प्रॉब्लम हुआ, स्ट्रोक आया, तो फिर लेफ्ट साइड वाले में दिक्कत आती है, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब है सडन वीकनेस, अचानक से वीकनेस और पैरालिसिस, अचानक कमजोरी और लकवा का शिकायत होता है, फेस में, है ना, आर्म में, लेग में, यूजुअली वन साइडेड, एक तरफा ही होता है, बॉडी के एक तरफ में हो जाता है। डिफिकल्टी इन स्पीच, बोलने में दिक्कत आने लग जाती है। स्लर्ड स्पीच, लड़खड़ाती आवाज करके बोलेगा, यानी आवाज भी क्लियर नहीं आ पाएगी, है ना। हाँ चलो, कौन है भाई, रुपेंद्र पाल सर, हमारे गांव में एक माता जी की मृत्यु हुई थी, उनका माउथ से अचानक ब्लड आया था, उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, कौन सी प्रॉब्लम है। चलो भाई, डायग्नोसिस करना होगा ना। चलो, डिफिकल्टी, अचानक से हाइपरटेंशन है तो देखो बाबू यहाँ पे स्ट्रोक का कारण बन सकता है। डिफिकल्टी इन स्पीच, अब मुंह से खून आना ये अलग कारण है। चलो, डिफिकल्टी इन स्पीच, बोलने में दिक्कत यानी स्लर्ड स्पीच या लड़खड़ाती आवाज। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी बेहोशी और कंफ्यूजन, भ्रम, है ना। बेहोशी और कंफ्यूजन यानी भ्रम होना, या आपका कॉन्शियसनेस या बेहोशी और कंफ्यूजन, भ्रम जिसको कहते हैं, हो सकता है। सडन सीवियर हेडेक, अचानक से बहुत सिर में तेज दर्द होता है। मोर कॉमन इन हेमोरेजिक स्ट्रोक, ज़्यादातर हेमोरेजिक वाले में, अगर नस फटता है तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है, ठीक है। विजन प्रॉब्लम, विजन प्रॉब्लम यानी देखने में परेशानी, इन वन और बोथ आइज, या तो एक आंख में या तो दोनों आंख में दिक्कत होगी। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में भी परेशानी हो जाएगी। लॉस ऑफ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, यानी बैलेंस भी नहीं मिल पाएगा, है ना, संतुलन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, नंबनेस और टिंगलिंग, सुन्नपन आ जाना, सुन्नपन आ जाना, यानी कि हाथ पैर वगैरह में कोई वन साइडेड ऑफ द बॉडी, बॉडी के एक साइड में, अगर राइट साइड में हुआ होगा प्रॉब्लम तो लेफ्ट साइड वाला काम करना बंद कर देगा, उसमें चूटी भी काटेंगे तो पता नहीं चलेगा। सीजर्स, दौरे भी पड़ सकते हैं, कुछ कुछ केस में मिर्गी के दौरे भी आते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसके ट्रीटमेंट के लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में क्या क्या होता है, तो भैया फिजियोथेरेपी करो, फिजियोथेरेपी करो, है ना। फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि भैया जो मूवमेंट गायब हो गया है वापस से फिजियोथेरेपी से सही आएगा, तो इम्प्रूव मूवमेंट एंड मसल स्ट्रेंथ, चलने फिरने में सुधार आएगा, कि उसको बार बार फिजियोथेरेपी यानी एक्सरसाइज करवाना, फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज करवाना, जिससे कि वो पेशेंट का वापस से मूवमेंट फ्लेक्सिबल हो सके। स्पीच थेरेपी, बोलने व निगलने में सहायता। हेल्प इन स्पीच एंड स्वेलिंग प्रॉब्लम, बार बार उसको बोलने के लिए प्रमोट करो, है ना। स्पीच थेरेपी में यही होता है, उससे अलग अलग टाइप के शब्द बोलवाओ, जिससे बोलने में और निगलने में सहायता मिलती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इम्प्रूव्स डेली एक्टिविटीज़, रोज़मर्रा के काम में भी आपके मतलब उसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। हाँ, डाइटरी मैनेजमेंट, डाइट वगैरह अच्छा लेना चाहिए, लो साल्ट लो फैट डाइट, नमक व चर्बी कम वाला, मतलब फैट वाला डाइट कम लेना चाहिए। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी जो भी स्मोकिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग को स्टॉप कर देना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, जीवन शैली में सुधार बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यानी रिड्यूस डिप्रेशन एंड एंजाइटी, डिप्रेशन और एंजाइटी को कम रखना है, यानी पेशेंट के मनोबल को बढ़ाकर रखना होता है। पेशेंट एंड
केयर गिवर एजुकेशन, यानी प्रॉपर केयर रखना है, रिहेबिलिटेशन यानी सही देखभाल और पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन, वापस से उसको कैसे सही से सारी चीज़ें किया जाए वो सब चीज़ें सही करना है, ठीक है। चलो अब है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यहाँ पे क्या क्या होता है, जिसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं। इस्चीमिक स्ट्रोक में क्लॉट रिलेटेड स्ट्रोक, जो क्लॉट रिलेटेड है जहाँ क्लॉट बन जाता है, तो भैया वहाँ पर क्या होता है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, यहाँ पे क्या होता है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। क्लॉट वगैरह चोट वोट लगने से भी हो सकता है, ठीक है। तो इस्चीमिक स्ट्रोक जिसको क्लॉट रिलेटेड स्ट्रोक कहते हैं, तो ये थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग इसमें चलता है। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग मतलब क्या होते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक तो थ्रोम्बस को, लाइटिक मतलब होता है ब्रेक डाउन करने वाला, तो ऐसे ड्रग जो थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन कर दे उसको हम लोग थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग कहते हैं। तो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग क्या होंगे, थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करने वाले यानी कि थ्रोम्बस को तोड़ने वाले। तो यहाँ पर एल्टीप्लेज ये क्या करेगा, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट बना है ना, जिसकी वजह से जाम हुआ है, उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। एल्टीप्लेज डिजॉल्व्स ब्लड क्लॉट, खून का थक्का को घोलता है, खून के थक्का को, है ना, क्या कहते हैं, खून के थक्का को क्या कहता है, खून का थक्का घोलता है, ये डिजॉल्व कर देता है उसको। एंड गिवन विद इन 3 to 4.5 आवर्स, है ना। आपका जब भी स्ट्रोक वगैरह हो 3 से 4.5 घंटे, 3 से 4 घंटे के अंदर दे देना है। 3 से 4 घंटे के अंदर दे दोगे तो वो क्लॉट, जो आपका संभावना दिख रहा है कि क्लॉट है, तो वो क्लॉट डिजॉल्व हो जाएगा। फिर दूसरा होता है एंटी प्लेटलेट ड्रग। एंटी प्लेटलेट में आपका एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल आ जाता है। ये क्या करता है, जो और आगे, पहली बात तो क्लॉट जो बन गया उसको डिसॉल्व करने के लिए क्या देंगे, तो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग में क्या एग्जांपल है, बताओ, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग में क्या एग्जांपल है, तो आपके एल्टीप्लेज नाम से ड्रग आती है, ठीक है। हाँ, अब है क्या, फिर अब यहाँ पे और कहीं क्लॉट ना बन जाए तो फर्दर प्लेटलेट एग्रीगेशन, यानी प्लेटलेट आपस में, ब्लड प्लेटलेट इकट्ठा ना हो जाए, उसके लिए एंटी प्लेटलेट ड्रग देते हैं। एंटी प्लेटलेट ड्रग क्या होता है, तो एंटी प्लेटलेट ड्रग होता है मेरे दोस्त एस्पिरिन, इसी को ब्लड थिनर भी कहते हैं, है ना। ब्लड थिनर को, एंटी प्लेटलेट को ही ब्लड थिनर यानी खून को पतला करने का काम, इसमें प्लेटलेट के एग्रीगेशन, प्लेटलेट का मात्रा भी कम करता है, प्लेटलेट को एक इकट्ठा भी होने से रोकता है। प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन यानी थक्का बनने से रोकता है कि और कहीं थक्का ना बन जाए, ठीक है। हाँ, और एंटीकोएगुलेंट, यानी एंटीकोएगुलेंट ये भी नया क्लॉट नहीं बनने देता, नया थक्का बनने से रोकता है कि कहीं और फिर से थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो जाए, जिसमें हिपैरिन और वारफरिन है। हिपैरिन और वारफरिन तो वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। यहाँ से सवाल बनते हैं कि भाई कौन सा एंटीप्लेटलेट ड्रग होता है, कौन सा आपका एंटीकोएगुलेंट ड्रग होता है, कौन सा एंटीप्लेटलेट ड्रग होता है, कौन सा थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, देखो भाई, सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज इंजूरियस फॉर योर हेल्थ, सो डोंट टेक, अपने मन से कुछ भी दवा वगैरह नहीं लेना यार, ये पढ़ने के लिए होता है, नॉलेज के लिए होता है, ठीक है। बाकी जब तक आप काम नहीं करते, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं है, प्रॉपर एक्सपर्ट आपके साथ नहीं है, तो ये सब दवाएं आप नॉर्मली नहीं ले सकते, ये सब कंडीशन को अपने से। हाँ भाई, इमरजेंसी में भाई मैं भी कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रोक है, जल्दी से जल्दी उसको एल्टीप्लेज, क्लोपिडोग्रिल, एस्पिरिन फटाफट दो और फिर डॉक्टर के पास लेके जाओ। हार्ट अटैक का पेशेंट है, उसमें भी यही सब दवा, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, हिपैरिन, जो दिख जाए आपको, एस्पिरिन क्लोपिडोग्रिल तो एकदम दे देना, एकदम चबा के, और नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह दो ताकि वो चबा के जल्दी से घुट जाए, ताकि वो कुछ देर तक सर्वाइव कर पाए, उसके बाद डॉक्टर के पास जाओ। ये चीज़ें हैं, है ना। चलो भाई, एंटीकोएगुलेंट्स, अब यहाँ पे स्टेटिन होता है, स्टेटिन ड्रग भी चलता है। स्टेटिन ड्रग होता है एट्रोवास्टेटिन, एट्रोवास्टेटिन। अब खान सर जहाज के बारे में वीडियो बनाते हैं, उसके बाद सर से पूछेगा क्या कि सर हम जहाज उड़ा सकते हैं, हर तरह की खाली। अच्छा बताओ कि किताब में हम आपको कितनों पढ़ा देंगे कि ड्राइवर गाड़ी ऐसे चलाया जाता है, गाड़ी ऐसे चलाता है, जब तक कभी स्टीयरिंग पे हाथ नहीं रखे तो गाड़ी चला लीजिएगा कि ठोकिएगा, तो ठोकिएगा, वही वाला बात है। खाली किताबा में दवाबाज से पढ़ने से आप पेशेंट को ठीक कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, आपको किताबी नॉलेज है, उसके बाद डॉक्टर के साथ अच्छे से काम कीजिए, डॉक्टर के स्किल को सीखिए, तब आप अच्छा कर लीजिएगा, एम आई राइट।
हाँ, अब खान सर हवाई जहाज के बारे में पढ़ा देता है कि यहाँ पे गियर होता है, यहाँ पे ब्रेक होता है, यहाँ पे हॉर्न होता है, पोए पोए पोए। तब क्या कहबो कि हम जाके अब एरोप्लेन उड़ाइब और तेरी भूत के ई कोई मतलब हुआ ये कोई मतलब तो बोलिएगा कि हम नहीं उड़ा सकेंगे तो पढ़ने का फायदा क्या हुआ। अरे ये इससे आपको नॉलेज हुआ। अब आपका जब डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन रहेगा, काम करेंगे वहाँ पे आप, तब जाके आप सीखेंगे, ठीक है। हाँ चलो, स्टेटिन्स थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। स्टेटिन्स में आपके एट्रोवास्टेटिन, ये क्या करेगा, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। ये सब डॉक्टर थोड़ी आपको बताएगा। हाँ, आप पर्ची में देख लीजिए या फिर डॉक्टर साहब बता दिए कि अच्छा यहाँ एट्रोवास्टेटिन, तो आपके माइंड में खुद चलना चाहिए, अच्छा हाँ एट्रोवास्टेटिन स्टेटिन क्लास का ड्रग है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता था, इसलिए सर इस कंडीशन में दिए हैं। तब आप धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। हाँ गुड। चलो, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, तो ये कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं। क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। प्रिवेंट रिकरेंट स्ट्रोक, यानी दोबारा स्ट्रोक से बचाने का काम करता है, यानी वापस से कहीं स्ट्रोक ना आ जाए। जैसे कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा था, तो उसको भी रोकने का काम करता है। अब है हेमोरेजिक स्ट्रोक, ये तो इस्कीमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट था। यहाँ पे इस्कीमिक स्ट्रोक में क्लॉट प्रॉब्लम था, तो क्लॉट प्रॉब्लम था तो सबसे पहले थ्रोम्बोलाइटिक्स दिए जो क्लॉट को डिसॉल्व करेगा, एंटीप्लेटलेट दिए जो और क्लॉट नहीं बनने देगा, एंटीकोएगुलेंट भी वही है, एंटी क्या कहते हैं, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देगा, एंटीकोएगुलेंट ये क्लॉट नहीं बनने देगा। स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगा। जबकि है ना, और जबकि मैं बता दे रहा हूँ कि जो इस्कीमिक स्ट्रोक अगर डायग्नोस हो गया, जैसे एमआरआई वगैरह कराया जाता है, सीटी स्कैन वगैरह, है ना, तो उससे अगर पता चल गया कि हाँ क्लॉट है, तो यही सब दवाएं चलती हैं दोस्त, यही सब दवाएं चलती हैं। हाँ, हेमोरेजिक स्ट्रोक, अगर ब्लीडिंग स्ट्रोक है, ब्लीडिंग यानी कि वहाँ पर नस फट गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो थ्रोम्बोलाइटिक्स एंड एंटीकोएगुलेंट आर अवॉइडेड। देख रहे हो यहाँ पर अंतर है कि यहाँ पे अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक है, ब्लीडिंग स्ट्रोक है, तो थ्रोम्बोलाइटिक्स और एंटीकोएगुलेंट अवॉइड किया जाता है, नहीं दिए जाते हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स और एंटीकोएगुलेंट, है ना। थ्रोम्बोलाइटिक्स और एंटीकोएगुलेंट अवॉइड किए जाते हैं। यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जाती है सबसे पहला कारण, क्योंकि ये ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली बहुत ज़्यादा बीपी के होने की वजह से होता है, तो जल्दी से जल्दी यहाँ लेबिटालॉल दिया जाता है, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, बीपी नियंत्रित करता है। लेबिटालॉल दिया जाता है, क्या दिया जाता है, लेबिटालॉल, लेबिटालॉल, ठीक है। मेनिनटॉल, मेनिनटॉल क्या करता है, रिड्यूस सेरिब्रल एडिमा, दिमाग में सूजन और दिमाग में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी कम करता है। आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्रेनियम के अंदर जो एडिमा हो गई, सूजन हो गया, अंदर में लिक्विड भर गया, उस लिक्विड को कम करने का काम मेनिनटॉल करता है, ठीक है। हाँ, तो ये सब ड्रग यहाँ पे चलते हैं किसमें, आपके हेमोरेजिक स्ट्रोक में। अब चलो कुछ क्वेश्चन हैं उसके जवाब दो। अब कुछ क्वेश्चन है उसको, उसके जवाब दो, ठीक है। क्वेश्चन है, स्ट्रोक इज डिफाइंड एज, स्ट्रोक क्या है, इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का इन्फेक्शन है, नहीं। ट्यूमर ऑफ ब्रेन, नहीं। सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई, यस। ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन की वजह से सडन लॉस ऑफ द ब्रेन फंक्शन, ब्रेन फंक्शन में लॉस हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या, स्ट्रोक कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक इज, स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, हेमोरेजिक स्ट्रोक, इस्कीमिक स्ट्रोक, एम्बोलिक स्ट्रोक या ट्रांजिएंट स्ट्रोक, मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, तो बी इस्कीमिक स्ट्रोक, क्लॉट बन जाना, ये सबसे कॉमन टाइप होता है इस्कीमिक स्ट्रोक। वेरी गुड। नेक्स्ट है, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, यूज्ड एज थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इन एक्यूट एस्चेमिया अटैक, स्ट्रोक, यानी कि विच ड्रग इज यूज्ड इन थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी यानी थ्रोम्बस को डिसॉल्व करना है ना, थ्रोम्बोलाइटिक मतलब थ्रोम्बस को डिसॉल्व करना है इस्कीमिक स्ट्रोक में, एस्पिरिन, हिपेरिन, एल्टीप्लेज या वार्फरिन। तो एस्पिरिन तो क्या था, एंटीप्लेटलेट था, तो वो थ्रोम्बस को डिसॉल्व नहीं करता था। हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट था, तो क्लॉट बनने से रोकता था। एल्टीप्लेज, एल्टीप्लेज ये आपका थ्रोम्बोलाइटिक्स था, थ्रोम्बो थ्रोम्बोलाइटिक्स है, लाइटिक्स, राइट। हाँ बताया था ना, थ्रोम्बोलाइटिक्स में एल्टीप्लेज होगा, देखो थ्रोम्बोलाइटिक्स में एल्टीप्लेज है, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज यूज टू रिड्यूस सेरिब्रल एडिमा इन स्ट्रोक, सेरिब्रल एडिमा यानी कि एडिमा मतलब होता है पानी भर जाना, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो जाना, है ना, लिक्विड फॉर्म हो जाना। तो आपके ब्रेन में अगर ज़्यादा पानी भर गया, क्योंकि नस फटने की वजह से हो सकता है, तो आपका बताओ उसमें कौन सा सेरिब्रल एडिमा को रिड्यूस कौन करेगा, डाइजीपाम, मेनिनटॉल, डिजॉक्सिन, एट्रोपिन,
जवाब दो भाई। वेरी गुड, तो आंसर क्या हो जाएगा? मैनिनटॉल। मैनिनटॉल, बहुत बढ़िया, बी। नेक्स्ट है हेमोरेजिक स्ट्रोक ऑकर्स ड्यू टू। हेमोरेजिक स्ट्रोक किसकी वजह से होता है? क्लॉट फॉर्मेशन, रिड्यूस ऑक्सीजन, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, या तो एथेरोस्क्लेरोसिस। हेमोरेजिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक में रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स है। हेमरेज मतलब ही होता है ब्लड वेसल्स का रप्चर हो जाना, सी। नेक्स्ट है विच लिपिड लोअरिंग ड्रग इज यूजफुल इन स्ट्रोक प्रिवेंशन। इसमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो स्ट्रोक से बचाव करता है लेकिन लिपिड लोअरिंग है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल, लिपिड मतलब कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है? फ्रूसेमाइड, तो ये दो डायरेटिक्स है। एट्रोवास्टेटिन, यस, स्टेटिन क्लास के ड्रग्स जो होते हैं ना, एट्रोवास्टेटिन, ये यूज होता है क्या? आपको ब्लड लो, लिपिड लोअरिंग ड्रग के तौर पर, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिक साइन ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक का क्लासिक साइन क्या है? सडन कंफ्यूजन और ट्रबल इन स्पीकिंग, यानी अचानक से कंफ्यूजन, दिग्भ्रमित होना और बोलने में ट्रबल, दिक्कत आने लग जाना। नोजिया, वॉमिटिंग, चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म, सीवियर हेडेक विथ नेक स्टिफनेस, बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, गले में खिंचाव। तो आंसर हो जाएगा ए, सडन कंफ्यूजन, है ना। उसको समझ में नहीं क्या हो रहा है और बोलने में भी दिक्कत आने लग जाएगी, तो समझ जाओ कि उसको दिक्कत आ गई, है ना, स्ट्रोक। नोजिया एंड वॉमिटिंग नहीं होगा। चेस्ट पेन ड्यूरिंग रेडिएटिंग लेफ्ट आर्म, किसका सिम्टम है बताओ? किसका सिम्टम है? कमेंट में बताओ यार। चेस्ट पेन हो रहा है और लेफ्ट आर्म की ओर, यानी हार्ट के साइड में फैल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एंजाइना का है, एंजाइना, चेस्ट पेन। एंजाइना का फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का रूट सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, गुड। सीवियर हेडेक विथ नेक स्टिफनेस, ये भी नहीं है। चलो, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज कॉमनली यूज टू प्रिवेंट फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन आफ्टर एन इस्चीमिक स्ट्रोक। अगर मान लो किसी को इस्चीमिक स्ट्रोक हो गया, इस्चीमिक स्ट्रोक मतलब लो ब्लड सप्लाई है, बीच में क्लॉट वगैरह बन चुका है, तो फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन, आगे और क्लॉट ना बन जाए उसके लिए कौन सी ड्रग यूज होगी? क्लॉट फॉर्मेशन, तो देखो एस्पिरिन, हिपेरिन, वार्फरिन, क्लोपिडोग्रिल, बताओ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू प्रिवेंट फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन आफ्टर एन इस्चीमिक स्ट्रोक? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो, एंटी प्लेटलेट होता है एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल, तो ये तो नहीं होना चाहिए। हेपेरिन और वार्फरिन भी एक ही कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो ज़्यादा कॉमन जो है ना, इसका आंसर मैं भी कंफ्यूजन में चल रहा हूँ यार, इसका आंसर क्या किया जाए बताओ? डी। भाई ये तो एंटी प्लेटलेट है, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल, ये दोनों एंटी कोएगुलेंट है, तो ज़्यादा आंसर मेरे ख्याल से हिपेरिन और वार्फरिन में होगा। मेरे ख्याल से वार्फरिन आंसर होना चाहिए। देखते हैं, आंसर चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। मेरे ख्याल से आंसर, चलो देखते हैं क्या होता है। हमारे पास एआई है, इसको हेल्प करते हैं। आंसर प्लीज, ANS आंसर। एस्पिरिन, एस्पिरिन फर्स्ट लाइन ड्रग है, देख रहे हो भाई, इस्चीमिक स्ट्रोक में एस्पिरिन। प्लेटलेट एग्रीगेशन क्या कह रहे हैं, देखो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। आफ्टर एन इस्चीमिक स्ट्रोक, इस्चीमिक स्ट्रोक होने के बाद मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिकेशन फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन, एस्पिरिन सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली। ये देखो वहाँ पे थोड़ा सा क्लॉट फॉर्मेशन सोच के एंटी कोएगुलेंट पे मैं चला गया था, लेकिन एंटी प्लेटलेट में सबसे अच्छा, है ना, सबसे अच्छा अगर दिया जाता है तो एस्पिरिन। एस्पिरिन फर्स्ट लाइन मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटी प्लेटलेट है, फर्स्ट लाइन। हाँ, जो लोग ये बोल रहे थे अच्छा बात है, सही है ना। एंड हिपेरिन नॉट रूटीनली यूज आफ्टर इस्चीमिक स्ट्रोक, इसके लिए नहीं यूज करते हैं। वार्फरिन मेनली यूज किया जाता है कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक में, कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक में। क्लोपिडोग्रिल अल्टरनेटिव टू एस्पिरिन, एस्पिरिन का अल्टरनेट है, एस्पिरिन नहीं है तब, लेकिन फर्स्ट चॉइस एस्पिरिन होता है, राइट, फर्स्ट चॉइस एस्पिरिन होता है। सारे बच्चों का आंसर मिल गया, एस्पिरिन, एस्पिरिन, ठीक है, मोस्ट कॉमनली एस्पिरिन। चलो भाई, तो फाइनली ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। स्ट्रोक कैसा रहा क्लास, आप लोग बताइएगा कमेंट में। एंड थैंक यू सो मच गाइस, मिथिलेश्वर ऑफिशियल से साथ जुड़े रहिए, इंस्टा के माध्यम से, यूट्यूब पर भी है, तो ताकि अपडेट मिलता रहे। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।